नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। दिन भर की भागदौड़ के बीच अगर आप टाइम नहीं निकाल पाए हैं और कोई खबर आपसे छूट गई है तो अलग अलग जगहों से, हर संभाग से हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स जुड़े हैं जो कि आपको हर खबर से रूबरू करवाएंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मोदी सरकार की ओर से जारी विशेष आर्थिक पैकेज की। तो आज वित्त मंत्री ने क्या क्या ऐलान किए और इसका पूरा ब्यौरा बता रहे हैं हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष आर्थिक पैकेज के तहत आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्ट्रीट वेंडर, मजदूर, छोटे व्यापारियों के लिए कई राहत पैकेज जो है उनकी डिटेल में जानकारी दी। आत्मनिर्भर भारत अभियान में विशेष आर्थिक पैकेज के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश लगातार जारी है। मजदूर, स्ट्रीट वेंडर, छोटे व्यापारियों और किसानों के लिए अहम घोषणाएं आज की गई हैं। वहीं छोटे किसानों को कर्ज पर ब्याज में छूट की स्कीम 31 मई तक बढ़ा दी गई है, तो अपने घरों को लौट रहे अप्रवासी मजदूरों को वहीं पर काम दिया जाएगा। इसके अलावा अगले 2 महीने तक 5 किलो गेहूं या चावल प्रति व्यक्ति और 1 किलो दाल प्रति परिवार मुफ्त मिलेंगे। वहीं अगस्त तक देश में एक देश एक राशन कार्ड योजना लागू होगी, जिससे 67 करोड़ गरीबों को फायदा होगा। निर्मला सीतारमण ने बताया है कि लोन की किश्त में 3 महीने की छूट का फायदा 3 करोड़ किसानों ने उठाया है। इन किसानों के 4.22 लाख करोड़ रुपए के लोन हैं। वहीं फसल की खरीद के लिए राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय मदद 6,700 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने बढ़ाई है, तो ग्रामीण इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 4,200 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं मिडिल इनकम ग्रुप, जिनकी सालाना आय 6 लाख से 18 लाख तक है, उनके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम मार्च 2021 तक बढ़ाई जा रही है। बहरहाल देखा जाए तो ये तमाम जो जानकारी है निर्मला सीतारमण ने दी है, ये आगामी दिनों में देश के लिए काफी कारगर होगी उन हालातों में जब देश का हर एक तबका बेहद परेशान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष आर्थिक पैकेज देश के नवनिर्माण के लिए इस वैश्विक महामारी के दौर में जो नुकसान हुआ है उसके बाद नवनिर्माण के लिए बेहद कारगर साबित होगा, ऐसी उम्मीद हम लगा सकते हैं। और भरतपुर संभाग की कौन सी खबर रही आज दिन भर सुर्खियों में, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक लवानिया। भरतपुर जिले को लगभग कोरोना से मुक्त करने में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले कोरोना योद्धाओं का अब इन दिनों जोरों पर स्वागत भी किया जा रहा है। आज पाईबाग स्थित गुरुद्वारे में इन कोरोना योद्धाओं का जोरदार स्वागत करते हुए उनके भूमिका की जमकर सराहना की गई। शहर के पाईबाग स्थित गुरुद्वारे में आज श्री गुरु सिंह सभा द्वारा कोरोना योद्धाओं का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में एडीएम सिटी राजेश गोयल, यूआईटी के सचिव उम्मेदी लाल मीणा के अलावा सभी मीडिया कर्मियों का भी माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान एडीएम सिटी राजेश गोयल व यूआईटी सचिव उम्मेदी लाल मीणा ने सिख समाज द्वारा कोरोना की जंग में दिए गए योगदान की सराहना की, साथ ही मीडिया कर्मियों के कार्य को भी बेहद प्रशंसनीय बताया। इस मौके पर गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह पाले ने बताया कि कोरोना से हुई इस जंग में किस तरह से सिख समाज ने जिला प्रशासन व सड़क पर पैदल जा रहे मजदूरों की मदद की है। इस मौके पर श्री गुरु सिंह सभा के सचिव चरणजीत सिंह भाटिया के अलावा कई पदाधिकारी मौजूद रहे। भरतपुर में कोरोना से चल रही इस जंग में सिख समाज की भी अहम भूमिका रही है और श्री गुरु सिंह सभा द्वारा इस लॉकडाउन के दौरान गरीब व जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन की पूरी व्यवस्था की गई थी। कोटा संभाग की बड़ी खबर को जानने के लिए सीधे रुख करते हैं सहयोगी गुल मोहम्मद का। कोटा में जारी है कोरोना का कहर। आज भी एक गर्भवती महिला आई कोरोना पॉजिटिव। कोटा में कोरोना का ग्राफ पहुंचा 270 पर। कोटा में आज कोरोना का एक और पॉजिटिव केस सामने आया। शहर के बकरा मंडी के नजदीक किशोरपुरा साजीदेड़ा इलाके से गर्भवती महिला पॉजिटिव पाई गई है। कोटा में इस वक्त शहर के 9 थाना इलाकों में कर्फ्यू जारी है, जिसकी अवधि कल समाप्त होने जा रही है। इससे पहले शहर में रैंडम सैंपलिंग का कार्य भी किया जा रहा है। कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों में सबसे ज़्यादा रैंडम सैंपलिंग की जा रही है ताकि इन इलाकों में कर्फ्यू खोला जा सके। शहर के परकोटा इलाके में भी आज युद्ध स्तर पर सैंपलिंग हुई। यहाँ पर लोगों में जागरूकता देखने को मिली और खुद ब खुद कोरोना जांच के लिए घरों से बाहर निकले। कोरोना जांच से नहीं डरकर लोगों ने यहाँ लंबी कतारें तक लगा दी।
इस दौरान रोजेदारों ने भी शहर को कोरोना मुक्त करने का संदेश दिया और उन्होंने भी रोजा होने के बावजूद कोरोना जांच कराई ताकि लोगों के मन से डर खत्म हो। कोटा के कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों में इस सैंपलिंग के बाद यदि सभी लोग नेगेटिव पाए जाते हैं तो कर्फ्यू में यहां ढील दी जा सकती है। परकोटा की बात करें तो परकोटा में पिछले 1.25 महीने से कर्फ्यू जारी है, जहां अब कुछ राहत मिल सकती है। देर शाम कलेक्टर ने केतुनीपोल थाना इलाके के कुछ हिस्सों से कर्फ्यू हटाने के आदेश भी दिए। कोरोना के खौफ के बीच कोटा से अच्छी खबर ये भी है कि कोटा में अब तक 170 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं और रिकवरी के मामले में भी कोटा प्रदेश में तीसरे स्थान पर है। उदयपुर संभाग की बड़ी खबर को जानने के लिए इस वक्त सीधे रुख करते हैं सहयोगी रवि शर्मा का। कोरोना संक्रमण के झंझावात में बुरी तरह उलझी लेक सिटी उदयपुर। आज लगातार 7वें दिन भी शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों के आने का सिलसिला रहा जारी। आज पूरे दिन भर में कुल 35 नए कोरोना संक्रमित मरीज आए सामने। इसके साथ ही उदयपुर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 298। पूरे राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले में उदयपुर आया तीसरे स्थान पर। लेक सिटी उदयपुर में कोरोना संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। आज शहर में 35 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए। इसके साथ ही शहर में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 298 पर जा पहुंचा। यही नहीं, उदयपुर जिला इसके साथ ही राजस्थान में कोरोना संक्रमितों के मामले में तीसरे स्थान पर भी आ गया है। आज सामने आए नए संक्रमित मरीजों में एक महिला शहर के उस्तवाल नगर क्षेत्र की है और महाराणा भूपाल चिकित्सालय में तैनात चिकित्सक की पत्नी है। यही नहीं, शहर के भूपालपुरा इलाके से सामने आई एक अन्य संक्रमित महिला भी एमबी चिकित्सालय में नर्स है और इन्हीं चिकित्सक के अधीनस्थ कार्यरत है। इसके अलावा 2 अन्य संक्रमित शहर के धानमंडी क्षेत्र के हैं। वहीं 28 अन्य लोग शहर में कोरोना संक्रमण के एपिक सेंटर बने कांजी कहाटा इलाके के हैं। नए इलाकों से कोरोना संक्रमित सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने संबंधित इलाकों को सील कर दिया है और डोर टू डोर स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। दरअसल इस सबके बीच आज एक सुखद खबर भी आई, जब लॉकडाउन के चलते लंबे समय से उदयपुर में फंसे उत्तर प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों के लिए एक विशेष ट्रेन रवाना की गई। इस ट्रेन में कुल 1434 प्रवासी श्रमिकों को उदयपुर से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तक भेजा गया। अजमेर संभाग की बड़ी खबर को बताने के लिए नागौर से इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी यूनुस गेसावत जुड़ गए हैं। नागौर जिले में लॉकडाउन के लागू होने के साथ ही अब कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 155 तक पहुंच चुकी है। वहीं आज 16 कोरोना पॉजिटिव के नए मामले आने के बाद चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की टीमें मुस्तैद है और मरीजों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के आधार पर सैंपलिंग का काम भी लगातार जारी है। वहीं अगर बात करें अजमेर संभाग की, अब संभाग के बाजार भी गुलजार होने लगे हैं, कई दुकानें खुलने लगी है। नागौर जिले में काफ़ी दिनों बाद एक बार फिर से कोरोना से संक्रमित मामले सामने आए। आज रिपोर्ट के मुताबिक नागौर जिले में 17 कोरोना पॉजिटिव के केस सामने आए। इनमें से सबसे ज़्यादा प्रदेश की पहली ग्राम पंचायत हॉटस्पॉट बनी बासनी ग्राम पंचायत से 10, डे ग्राम पंचायत से 4 और जायल और रियाबड़ी इलाके के देवगढ़ से एक कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। मुंबई से सफ़र करके लौटे प्रवासी डे निवासी पहले कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद वहां जीरो मोबिलिटी कर्फ्यू लगा दिया गया। वहीं रियाबड़ी इलाके के देवगढ़ और जायल तहसील के लूनसरा में नए संक्रमित होने वाले गाँव भी शामिल हैं। इन गाँव से बाहर आने वाले प्रवासी पॉजिटिव मिल रहे हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने सैंपल लेने की गति बढ़ा दी है। आज कुल अब तक 7143 सैंपल लिए गए हैं। वहीं लगातार सैंपलिंग का काम जारी है। वहीं नागौर जिले में कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 156 हो चुकी है। वहीं 115 की सैंपल की रिपोर्ट 2 बार नेगेटिव आने के बाद अस्पताल आइसोलेशन से क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया है। वहीं नागौर में 3 जनों की मौत हो चुकी है। तीनों कोरोना पॉजिटिव मृतक बासनी के निवासी थे। नागौर जिले के 10 से ज़्यादा उपखंड मुख्यालय कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। कई ग्रामीण इलाकों में कोरोना दस्तक दे चुका है। वहीं प्रवासी मजदूरों को लेकर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार सैंपलिंग का काम
जारी है और पूरी तरह से मुस्तैद भी नजर आ रही है। बीकानेर संभाग की कौन सी खबर रही आज दिन भर सुर्खियों में, ये बता रहे हैं हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी संजय पारेख। कोरोना के खौफ के बीच अब आम जनजीवन भी धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है। आज नई गाइडलाइन के अनुसार बीकानेर में भी मिठाई की दुकानें खुली हुई नजर आई। यहां पर लोगों ने कचौरी और समोसे का लुत्फ भी उठाया, साथ ही मिठाइयां भी खरीदी। इसके साथ ही कोरोना रोकथाम की एडवाइजरी के अनुसार मिठाई दुकानदारों द्वारा सोशल डिस्टेंस आदि का खास ख्याल रखा गया। वहां पर सैनिटाइजर भी रखे गए, साथ ही बिना मास्क आने वाले को सामान नहीं दिया गया। तो वहीं दूसरी ओर शिक्षा विभाग डीपीसी को लेकर गंभीर नजर आ रहा है। आज माध्यमिक शिक्षा विभाग ने मंत्रालय कर्मचारियों की डीपीसी का कैलेंडर जारी कर दिया है। शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने वर्ष 2020-21 की मंत्रालय कर्मचारियों की डीपीसी का कैलेंडर आज जारी किया। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने बताया कि कैलेंडर के अनुसार विभिन्न संवर्गों के कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची 20 मई को जारी की जाएगी और पात्रता सूची 30 मई को जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि 17 जून को इन कर्मचारियों की डीपीसी की जाएगी। शिक्षा निदेशक स्वामी ने कहा कि हमारा प्रयास है कि सभी कर्मचारियों की डीपीसी समय पर हो। जोधपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी राजीव गौड़। राजस्थान में कोरोना के कोहराम के चलते जिस तरीके से नियंत्रित करने की सरकार कोशिश कर रही है, उसी के चलते सरकार द्वारा दी गई छूट के बाद आज जोधपुर में कई इलाकों में कई तरह की दुकानें खुली हैं और अब पटरी पर गाड़ी को लाने की कोशिश चल रही है। उधर राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिवक्ता और हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के पूर्व महासचिव हस्तिमल सारस्वत ने राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति से पत्र लिखकर आग्रह किया है कि सीनियर सिटीजन एडवोकेट जितने भी हैं उनके मुकदमों की जो सुनवाई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाए, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है ये लंबा चलना है और ऐसे में सीनियर सिटीजन 60 साल से ज़्यादा के हैं, वो अगर बाहर निकलते हैं तो उन्हें खतरा रहता है और ऐसी परिस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यदि उनके मुकदमों की सुनवाई होती है तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये उपयुक्त रहेगा, क्योंकि अधिकांश अधिवक्ता जो हैं 25 साल से 55 साल तक के हैं, लेकिन बाद के जो अधिवक्ता है वो 60 साल के ऊपर तक के हैं। अब देखना है कि इस बारे में राजस्थान उच्च न्यायालय क्या फैसला लेता है, लेकिन ये बात जरूर है कि अब आने वाले समय में हर व्यक्ति को बचने की जरूरत है कि इसको हल्के में लिया तो कुछ भी स्थिति हो सकती है, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाने से लेकर सोशल डिस्टेंस की पालना करने के साथ ही लॉकडाउन के जो नियम है उनकी भी पालना करना जरूरी है। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, में जानकारी देने के लिए। खबरें भी और भी हैं, फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं।